क्या आपको भी लग रहा था कि जो हमने थंडरबोल्ट्स के एंडिंग में फैंटास्टिक फोर की शिप देखी उसमें फैंटास्टिक फोर हैं? क्योंकि रिसेंट में ही इस सीन से कई सारी डिटेल्स और नए लीक सामने आए हैं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये सीन फैंटास्टिक फोर के सेट से नहीं फिल्माया गया बल्कि इसे डूम्सडे से फिल्माया गया है और ये चीज भी इस सीन को पूरी तरह से बदल के रख देती है। क्या हो उस शिप में ना ही फैंटास्टिक फोर हो ना ही डॉक्टर डूम, जिसके बारे में हर कोई बातें कर रहा है। यहाँ बस लीडर की कई बातें सच होती हैं जो उसने बताया था कि दूसरी दुनिया से हीरोज आ रहे हैं और बाद में मेकर्स ने कंफर्म किया कि यहाँ लीडर इल्यूमिनाटी की बात कर रहा था। इसीलिए इस शिप में कंफर्म इल्यूमिनाटी हैं जिसमें कुछ अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और कुछ एक्समैन होंगे जिनकी अर्थ इनकर्जन से तबाह हो गई होगी या आरडीजे डॉक्टर डूम ने उनकी अर्थ को नष्ट कर दिया होगा। इसीलिए ये इल्यूमिनाटी बचते हुए और आरडीजे डॉक्टर डूम से बदला लेने के लिए 616 पर पहुंचे हैं। और यहाँ इस मूवी में डॉक्टर डूम के साथ एक चीज ये भी जुड़ जाएगी कि आरडीजे डॉक्टर डूम 616 से तो है नहीं, तो फिर कैसे डॉक्टर डूम को 616 के साथ जोड़ा जा रहा है। इस सस्पेंस से पर्दा थर्ड एक्ट में खुलेगा और हमें पता चलेगा कि आरडीजे डॉक्टर डूम 616 से ही है, लेकिन वो इस मल्टीवर्स से नहीं बल्कि पिछले मल्टीवर्स से है। दूसरी तरफ केविन फाइगी ने थंडरबोल्ट्स के इस सीन के बारे में भी काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि जो हमने थंडरबोल्ट्स के एंडिंग में फैंटास्टिक फोर का शिप देखा और फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में हमें जो शिप दिखाया गया वो दोनों अलग हैं। केविन फाइगी के इस कमेंट के बाद जब इस सीन को दोबारा ढंग से देखा गया तब यहाँ पर कुछ और नई डिटेल सामने आई। जैसे यहाँ थंडरबोल्ट्स में जो शिप है उसकी 4 टांगे हैं, वही फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में जो शिप है उसकी 3 टांगे हैं। और ये चीज कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि इसे जानबूझकर किया गया है। मतलब साफ हो जाता है कि ये शिप फैंटास्टिक फोर का शिप नहीं है जिसको हमने ट्रेलर में देखा, और अगर ये वो शिप नहीं है तो फैंटास्टिक फोर की भी स्टोरी इससे कनेक्ट नहीं होती है। वही हमने इसके बारे में शुरुआत में ही बात कर ली थी कि ये सीन थंडरबोल्ट्स के सेट या फैंटास्टिक फोर के सेट पे शूट नहीं हुआ है, बल्कि रूसो ब्रदर्स ने इस सीन को अवेंजर्स डूम्सडे के सेट से शूट किया है। सीधा ये डूम्सडे से कनेक्टेड है, लेकिन इसमें डॉक्टर डूम भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने बड़े सुपर विलन डॉक्टर डूम की एंट्री ऐसे ही अर्थ 616 पे दिखा दी जाएगी। एक माहौल, डर, खौफ तैयार किया जाता है और तब विलन की एंट्री होती है। जैसे आप थैनोस को ही ले लो। थैनोस जब अर्थ पर आया तब सुपर हीरोज के चेहरे पे डर, खौफ और दहशत साफ दिख रही थी और हमें भी महसूस हो रहा था कि अब वो पल आ गया है जहाँ सुपर हीरोज के एल लगने वाले हैं। तो ऐसा एक माहौल तैयार किए बिना एक विलन्स को दिखाना मुझे तो सही नहीं लगता। वही डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर की कहानी ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इसीलिए जब अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंस्ड हुई तब आरडीजे के पास पेड्रो पास्कल की कुर्सी थी। मतलब कनेक्शन बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन एमसीयू में ये कनेक्शन हमें अभी तक नहीं दिख रहा। और अगर फैंटास्टिक फोर मूवी में डॉक्टर डूम का नाम तक मेंशन नहीं हुआ तब ये चीज और भी बदतर हो जाएगी। इसीलिए एक जनरल आइडिया तो ये कहता है कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही होंगे, लेकिन एमसीयू के अंदर जो मल्टीवर्सल लूप और कई मल्टीवर्स की कहानियां चल रही हैं, उन सब लूप और उन सारी कहानियों को अगर इससे जोड़ के देखा जाए तो आरडीजे डॉक्टर डूम पिछले किसी एक मल्टीवर्स से हो सकता है। मे बी एक ऐसा पिछला मल्टीवर्स जहां आरडीजे ने उसे कॉन्कर कर लिया था। एमसीयू में ऐसा भी दिखा सकता है कि डॉक्टर डूम ने ही टीवीए को बनाया था, क्योंकि रेट्रो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो फैंटास्टिक फोर यूज कर रहे हैं जो उनके यूनिवर्स में है, सेम ही टीवीए में मौजूद है और डॉक्टर डूम भी इसी एरा से आता है तो संभावना बढ़ जाती है। फिर ये जो डॉक्टर डूम का मल्टीवर्स था, इसी के फ्यूचर में कैंग के वेरिएंट्स पैदा होना शुरू हुए। इन्होंने एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर दिया जैसा ह्यूमन्स ने बताया। फिर कैंग की एंट्री हुई और बाद में ह्यूमन्स और इमॉर्टल्स ने इनके हाथ से ये चीज छीन ली। फिर सेक्रेट टाइमलाइन का लूप बना और जो एमसीयू में इस समय चल रहा है और जो भी कुछ आपने देखा है वो सब प्रेजेंट मल्टीवर्स में होने वाले इवेंट ही हैं। यहाँ फैंटास्टिक फोर का फिर से जन्म हुआ, डॉक्टर डूम को आयरन मैन की लाइफ दी गई, अवेंजर्स, एक्समैन और कई सारे फैंटास्टिक फोर, इन सभी सुपर हीरोज की टाइमलाइंस को अलग अलग सेक्रेट टाइमलाइन में रखा गया ताकि ना कैंग पैदा हो और ना ही डॉक्टर डूम, क्योंकि इन दोनों से ही खतरा था ह्यूमन्स और इमॉर्टल्स को। और अब जो मल्टीवर्सल ट्री बन गया है, जहाँ वो ब्रांच टाइमलाइन नहीं बननी चाहिए जिसे ह्यूमन्स रोक रहा था, वो अब लोकी की बदौलत बन चुकी है। अगर डॉक्टर डूम का ओरिजिन इसी मल्टीवर्सल ट्री की किसी एक टाइमलाइन से दिखाया जाता है, तब डॉक्टर डूम का बदला लेने वाला जो ये फैक्टर होगा कि कैंग ने उसके साथ क्या किया और ह्यूमन्स ने उसके साथ क्या किया, वो पहले किसी लूप में इस मल्टीवर्स को कॉन्कर करता था और ह्यूमन्स, इमॉर्टल्स ने डॉक्टर डूम के ऑरा को यूज करके 616 पर टोनी स्टार्क एके आयरन मैन की लाइफ को चुराया है। तो ये सारी चीजें मिस हो जाती हैं। लेकिन अगर डॉक्टर डूम को ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो किसी एक पिछले मल्टीवर्सल वॉर या उसके लूप से है, तब डॉक्टर डूम का मोटिव चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। डॉक्टर डूम सब जानता होगा, टीवीए को वो इजीली एक्सेस कर सकता है। कई बार ह्यूमन्स की तरह वो इस लूप को फिर से रिक्रिएट कर चुका होगा। अब चीजें अलग हैं, इक्वेशन भी अलग है, क्योंकि अब ह्यूमन्स की जगह यहाँ लोकी है। साथ ही जो पिछले मल्टीवर्स की 2 लड़ाइयाँ ह्यूमन्स, कैंग, इमॉर्टल्स और डॉक्टर डूम के बीच में रही होगी, अब ये सारी लड़ाई एक साथ एक ही मूवी में देखने को मिलेगी। तभी तो इसका नाम अवेंजर्स डूम्सडे है। डॉक्टर डूम जीतेगा, जो उसका था वो उसको मिलेगा, लेकिन फायदा क्या होगा?
बनेगा आखिरी में एक बैटल वर्ल्ड ही, जहाँ से इस चीज की शुरुआत फिर से शुरू हो जाएगी। मैं इस थ्योरी के बारे में ज्यादा इसलिए बात करता हूँ क्योंकि यही एक चीज है जो मेरे लिए डॉक्टर डूम को बहुत ऊंचा कर देगी। यहाँ डॉक्टर डूम कैंग और उनके वेरिएंट से बहुत ऊंचा हो रहा है और डॉक्टर डूम ने जो गवाया वो उसको यहाँ मिल रहा है। अगर मेरी ये थ्योरी सही साबित होती है तो डूम्सडे के बाद एक बार सलाम ठोकने जरूर आना, और गलत होता है तब भी सलाम ठोकने तो जरूर आना। वही फैंटास्टिक फोर मूवी की बात करें तो यहाँ पर भी एक चीज हमारे साथ ये क्लियर कर दी गई है कि फैंटास्टिक फोर की वजह से ही उनके यूनिवर्स में इनकर्जन शुरू होने वाला है। इसके बारे में भी मिस्टर फैंटास्टिक ने सू से बात की थी कि उनकी वजह से या उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से यूनिवर्स की बॉन्डेज टच हो गई है और उन्होंने सुन लिया। अब यहाँ पर वो कौन है जिन्होंने सुन लिया, इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। मे बी यहाँ पर TVA या डॉक्टर डूम का वो यूनिवर्स हो सकता है जिसे मिस्टर फैंटास्टिक ने अपने मल्टीवर्सल ट्रेवल के दौरान देखा हो, या उनका पोर्टल ब्रिज जो एक तरह का मल्टीवर्सल टेलीस्कोप जैसा है। मिस्टर फैंटास्टिक गैलेक्टस को भी लेकर श्योर नहीं है कि वो उससे लड़ सकते हैं या अपनी अर्थ को बचा सकते हैं। उनके पास उनका बेबी ऑफ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी है। इसीलिए एक थ्योरी ये भी सुनने को आ रही है कि मिस्टर फैंटास्टिक अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए अपने यूनिवर्स को छोड़ देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि हमने ट्रेलर में जितना भी देखा है फ्रैंकलिन का जन्म स्पेसशिप के अंदर ही होने वाला है। एक तरफ फैंटास्टिक फोर की ये शिप मल्टीवर्सल ट्रेवल कर रही होगी, दूसरी तरफ 2-3 महीना बीतेंगे, फ्रैंकलिन बड़ा होगा और ये वापस से अर्थ पर आ जाएंगे। इससे रिलेटेड एक लीक हमारे सामने ये भी आया था कि मिस्टर फैंटास्टिक और फैंटास्टिक फोर एक्स-मैन के यूनिवर्स में भी देखने को मिल सकते हैं। अब ये फैंटास्टिक फोर में होगा या मे बी ये तब का हो जब फैंटास्टिक फोर प्रेग्नेंट सू स्ट्रोम के साथ मल्टीवर्सल ट्रेवल कर रहे हो और वो पहुंच जाए एक्स-मैन के यूनिवर्स 1005 पर। यहाँ एक्स-मैन वर्सेस फैंटास्टिक फोर के बीच में एक छोटी सी बैटल देखने को मिलेगी क्योंकि रिसेंट में ही एलन कमिंग जो नाइट क्रॉलर का रोल प्ले करते हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उनकी एक बैटल है पेड्रो पास्कल के साथ, जहाँ कुछ और एक्स-मैन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो हो सकता है कि ये सीन इसी फैंटास्टिक फोर मूवी से हो। दूसरी तरफ इन इवेंट्स की टाइमलाइंस को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये साल 2029 होगा जब एक्स-मैन के यूनिवर्स में वुल्वरीन ने अपनी जान गंवाई। उसी समय पर डूम्सडे के इवेंट होने वाले हैं। वहीं 616 की टाइमलाइन को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अवेंजर डूम्सडे का इवेंट 2029 में होने वाला है क्योंकि थंडरबोल्ट्स का जो पूरा इवेंट है वो कैप्टन ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद का है। यहाँ हम क्लियर अप्रैल 16, 2027 की डेट देख सकते हैं और थंडरबोल्ट्स का इवेंट भी 2027 के लास्ट में ही कहीं हुआ है। फिर इसके बाद 14 महीनों बाद वाला ये सीन दिखाया जहाँ हमने फैंटास्टिक फोर का ये शिप देखा था। इस हिसाब से डूम्सडे 2029 पर सेट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी थ्योरीज और ये सारी चीजों को एक साइड कर दें और एक पल के लिए मान दें कि थंडरबोल्ट्स का ये जो शिप है उसमें RDJ डॉक्टर डूम है, अब कहानी कैसे आगे बढ़ेगी और हमें क्या नया देखने को मिल सकता है। नंबर 1 अवेंजर स्टार वार्स ईडिथ ग्लास और स्टार्क की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो RDJ डॉक्टर डूम इजिली एक्सेस कर लेगा और इसी चीज की बदौलत 616 पर काउंटर करना और भी इजी हो जाएगा। दूसरा, अगर वाकई RDJ डॉक्टर डूम इस शिप में है तो वो इससे पहले कहाँ मौजूद था? क्या वो किसी दूसरी टाइमलाइन या यूनिवर्स से आ रहा है? पर क्यों? क्या डॉक्टर डूम इतना कमजोर था कि वो अपने यूनिवर्स में इन सारी चीजों से डील नहीं कर पाया और इसलिए उसे भागना पड़ा? ये बिल्डअप डॉक्टर डूम को कमजोर दिखा देगा। मे बी 616 में आने के बाद शायद ये डॉक्टर डूम अपने असली रंग में आए और एक खास ऑफिशियल मोटिव का पता चले जो हमसे मिस हो गया है। हमें अब तक नहीं पता है डॉक्टर डूम को क्या जरूरत है और वो क्या करना चाहता है, इसीलिए मुझे ऐसी अजीब गरीब थ्योरी देखने को मिलती है और मैं वो आपको दे देता हूँ। खैर अभी आगे बात करने को तो कुछ है नहीं, लेकिन अगली वीडियो आपको धमाकेदार मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपने ध्यान रखो, मजे लो, लव यू।